Hello everyone, I am Sudhanshu here and today I am going to discuss about the Article 61 of President of India. जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि इलेक्शन ऑफ द प्रोसीड्यूर एंड जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उसके बारे में मैंने चर्चा किया था और ये उसका सेकेंड पार्ट है जिसमें मैं बताऊंगा प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। चलते हम लोग देखते हैं। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। अब देखिए, प्रेसिडेंट को रिमूव अगर किया जा रहा है या तो वो अपने खुद रिजाइन दे देते हैं या वो वायलेट करेंगे, संविधान का क्या करेंगे, वायलेट करेंगे, तब उनको क्या करना पड़ेगा, इम्पीचमेंट उस समय लाया जाता है। इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखना है कारण क्या होगा, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन संविधान में वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया, कोई चर्चा उतनी अच्छे से नहीं किया गया, बस उसके बारे में ये वर्ड दिया गया है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में नोट डिफाइन, नोट मीनिंग अच्छे से, ठीक है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ जानना है कि इम्पीचमेंट कैसे होता है और ये प्रोसीड्यूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा तो उसके बारे में, उसके बाद ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये उसका जस्ट उल्टा होता है। क्यों, देखिए, द इम्पीचमेंट चार्जेज कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब सबसे पहली बात, इम्पीचमेंट के लिए जहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा होता है, किसी भी हाउस से उनमें चार्जेज के लिए स्टार्ट प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन वो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए 1/4 मेंबर द हाउस, उस हाउस के 1/4 जो मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे, साइन करेंगे। ओके, तब जाके वो प्रोसेस क्या होगा, स्टार्ट होगा, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और साथ ही साथ 14 डेज, 14 दिन, 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये चार्जेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आफ्टर द इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन इज पास्ड, अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है मेजोरिटी ऑफ 2/3, ये भी हाईलाइट है, आप जिसको देख रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मान लेते हैं अगर इम्पीचमेंट स्टार्ट हुआ लोकसभा से, तो लोकसभा से अगर मेजोरिटी ऑफ 2/3 अगर रिजोल्यूशन पास हो गया तो वो भेजेगी इस रिजोल्यूशन को पास करने के बाद राज्यसभा को। अब राज्यसभा क्या करेगी, द प्रेसिडेंट है। अब सबसे पहले आपको ये भी देखना कि राज्यसभा क्या करेगी, उस चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ठीक है, ये सही है या नहीं। अब अगर वो भी पास कर देगी तो क्या हो जाएगा, इम्पीचमेंट का प्रोसेस फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना कि द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपियर, द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपियर एंड टू बी रिप्रेजेंट एट सच इन्वेस्टिगेशन। प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में खुद को अपनी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपियर हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जानना है कि इफ़ द other houses also sustain the charges and passes the impeachment resolution by majority of 2/3 of the total membership, then the president stand removed from the office। उनके बाद उनको क्या किया जाएगा, रिमूव हो जाएंगे वो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ समझ में आ गया कि 1/4 मेंबर क्या करेंगे, साइन करेंगे इस इम्पीचमेंट के चार्जेस को स्टार्ट करने में। उसके बाद 14 डेज का नोटिस मिलेगा उनको। उसके बाद मेजोरिटी ऑफ 2/3 जो होंगे, अगर रेजोल्यूशन पास करते हैं दोनों हाउसेस के, तो वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इम्पीचमेंट में कौन कौन से मेंबर भाग लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि इलेक्शन में ओनली इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉमिनेटेड भी लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, एंड इम्पीचमेंट इज क्वासी जुडिशियल प्रोसीड्यूर। क्वासी जुडिशियल प्रोसीड्यूर पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट सा एक वर्ड बोल सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे मैं नेक्स्ट वीडियो भी रहेगा, उसके बारे में हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 2 थिंग्स बताया गया। The nominated members of either house of parliament can participate in the impeachment of the president, तो they do not participate in his election। देखिए, अब यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनके इम्पीचमेंट में, जबकि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट इलेक्टोरल मेंबर के अंदर में नहीं आते थे, लेकिन इम्पीचमेंट में वो आएंगे, चाहे राज्यसभा की हो चाहे लोकसभा की हो। और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट, पॉइंट टू बी नोटेड, डू नॉट। लेकिन वो इलेक्शन में क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये दो चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पर हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इम्पीचमेंट में, बट इलेक्शन में नहीं कर सकते हैं, ये आपको अंतर समझना। दूसरा पॉइंट है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो थे यूनियन टेरिटरीज के, वो वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के जो जीते हुए मेंबर थे, इलेक्टेड थे, वो क्या करते थे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
ओके, रिमेंबर दिस। अब यहाँ पे आपको एक चीज बता, नो प्रेसिडेंट हैज सो फार बीन इम्पीच्ड, अभी तक कोई सा प्रेसिडेंट नहीं है जिनका इम्पीचमेंट के थ्रू उनको रिमूव किया गया। ओके, अब देखिए इससे क्वेश्चन 2016 यूपीएससी में पूछा गया था, जिसको आप आसानी से अब बना सकते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कांट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या होना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउसेज, तो राज्यसभा लोकसभा के वो तो भाग लेंगे ही लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यहाँ पे विजुलाइज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे बोला गया नोट कांट, यहाँ पे देखिए कांट मतलब नोट, इस कीवर्ड को ध्यान रखेंगे, नहीं पार्टिसिपेट मतलब इम्पीचमेंट पे वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर तो करते हैं, मैंने बताया। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द ईदर हाउसेज वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं, जैसे भाग लेते हैं वो इलेक्शन में नहीं लेते हैं लेकिन इम्पीचमेंट में लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूनिटीज वो लेते हैं, नहीं लेते हैं। यहाँ पे स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब काउंसिल हो, वो दोनों इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड हो, कोई यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं इम्पीचमेंट में। ओके, ये आपको याद रखना होगा। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।